Hello guys, welcome back to Pracademy. This is Pranav Kumar. Today we are going to start a session of business studies और बिजनेस स्टडीज के तमाम सेशन चलते हुए आ रहा है और आज आ गया है पार्ट 6 वीडियो। तो पार्ट 6 वीडियो में लेकर के आ गया हूं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो ये पार्ट 6 वीडियो है। यहां पर हम जाकर के करेंगे एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जहां पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 8 टेक्निक, वही बचा हुआ है। तो 8 टेक्निक डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में पार्ट 6 वीडियो में पूरा टेक्निक नहीं डिस्कस करेंगे। ओनली 2 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। बाकी का रेस्ट 6 टेक्निक पार्ट 7 वीडियो में। तो फिर से समझ लीजिए, पार्ट 6 वीडियो में जो आज का वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे ओनली 2 टेक्निक। ऐसे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 8 टेक्निक है। इसको काहे रिपीट कर रहे हैं? ये 8 टेक्निक सीबीएसई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां से केस स्टडी आता है। और बिहार बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल, वैसे ही फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 8 टेक्निक। तो आज पार्ट 6 वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 8 टेक्निक। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 8 टेक्निक, लेकिन आज के पार्ट 6 वीडियो में हम कवर करेंगे ओनली 2 टेक्निक्स। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 8 टेक्निक है, लेकिन आज के वीडियो में मैं 2 टेक्निक कवर करूंगा, ओनली 2 टेक्निक। बाकी रेस्ट जो बचा हुआ 6 टेक्निक है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, मतलब पार्ट 7 वीडियो में। चलिए वीडियो वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि इस लेक्चर्स को आप एंजॉय करें और लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, स्टेटस लगाएं हमारे वीडियो के लिंक को। और अगर आप एकेडमी में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल बोर्ड मतलब सीबीएसई वालों, बिहार बोर्ड वालों, आईसीएसई बोर्ड वालों, सारे बोर्ड वालों का ध्यान रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। क्लास 12 का क्लास है, सेशन 22-23 जो रिसेंट सेशन है जो आपका चल रहा है उसी को पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो बिजनेस स्टडी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट 6 वीडियो। तो पार्ट 6 वीडियो में हमने शुरुआत कर दिया हूं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा दिया गया है। तो देयर आर 8 टेक्निक्स ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब का 8 टेक्निक है, लेकिन इट्स पार्ट 6 वीडियो में हम 2 टेक्निक्स कवर करेंगे, 2 टेक्निक्स कवर करेंगे। बाकी का बचा हुआ 6 टेक्निक्स है वो हम पार्ट 7 वीडियो में कवर करेंगे, वहां पर हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मात्र 2 टेक्निक आज पढ़ाएंगे। ध्यान से सुन ले मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ध्यान से सुन ले, अपना जीवन बदल दे। क्योंकि ये शुरुआत का जो टेक्निक है ना वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और इसको डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। इसी के लिए मैंने सिर्फ 8 टेक्निक में 2 टेक्निक को अभी मैंने डिस्कस करने के लिए सोच रखा हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ता हूं। तो चलिए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझते हुए चले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो हेनरी फ्योल साहब ने कहा कि भैया आपको पता है, हेनरी फ्योल साहब मैंने कह दिया, हेनरी फ्योल नहीं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब के बारे में आपको पता है कि उन्होंने पहले कह दिया, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो साइंटिफिक एनालिसिस के साथ डिसीजन लेना है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के साथ लेना है। मतलब कोई भी चीज होगा तो हम टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब ने एक अप्रेंटिस से जीवन स्टार्ट किया था, एक लेबर से जीवन स्टार्ट किया था, और उन्होंने जाकर के चीफ इंजीनियर के रूप में काम किया, कंपनी में एक टॉप लेवल पोजीशन पर काम किया। और उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस रिगार्डिंग में उन्होंने टेक्निकली सारे को सॉल्व किया। दे यूज देयर ओन टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसलिए यहां पर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने क्या कहा, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस। क्यों? अभी मैंने बोला कोई भी टेक्निक्स कब अप्लाई होगा और उसके बारे में हम कब जानेंगे, जब हम बार बार उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। ये टेक्निक अप्लाई किए, नहीं काम किया। अब बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं डिफरेंट टेक्निक हमेशा ट्राई करता हूं कि कैसे टेक्निक से पढ़ाऊं कि बच्चे को, हमारे दोस्तों को आराम से समझ में आए, चीजें आसान लगे।
चीजें आसान से समझ में आए तो कैसे किया जाए, तो इस चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाइड इन प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड एंड प्रोसीजर टू बी परफॉर्म टू अकॉम्प्लिश गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स लगाते हैं। वेरियस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर डिस्कस बिलो। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि डिस्कस बिलो है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जस्ट मैंने बताया कि 8 टेक्निक्स डिस्कस होने वाले हैं, लेकिन इसके बिलो जो कह रहा है ना, द साइंटिफिक मैनेजमेंट आर डिस्कस बिलो, इसके नीचे अभी हम 2 ही टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो बार बार बोल रहे, ध्यान से सुनो। आज के पार्ट 6 वीडियो में मात्र 2 टेक्निक डिस्कस करेंगे, बाकी का 6 टेक्निक पार्ट 7 वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला टेक्निक, और वो टेक्निक का नाम क्या है, तो धीरे धीरे आपके सामने खुल रहा है। तो यहां पर आपको मैं बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय टेलर। 8 फंक्शनल एक्सपर्ट मतलब 8 टेक्निक्स, यहां पर 8 फंक्शनल एक्सपर्ट मतलब 8 टेक्निक्स। 8 टेक्निक्स जो है जो कि डिस्कस किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा। वो एक्सपर्ट का नाम क्या है, फेंडलिक विंसलो टेलर, जिसका पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। यहां पर सबसे पहला टेक्निक का नाम क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। सबसे पहला टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है, सबसे पहला टेक्निक इन्होंने अप्लाई किया गया कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ता है, जहां पर लेबर काम करते हैं, जिस ग्राउंड में लेबर काम करते हैं उस एरिया को अगर हम सुधार लें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो फॉरमैन किसको कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। फॉरमैन बोला जाता है जूनियर इंजीनियर। जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं उनको फॉरमैन बोला जाता है। पहले यूज ये टर्म होता था, फॉरमैन मतलब जूनियर इंजीनियर। अब ये जूनियर इंजीनियर जो है, जूनियर इंजीनियर J.E जूनियर इंजीनियर जो है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हैं लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं, और इनका बहुत अहम रोल होता है। क्या रोल होता है कि ये डायरेक्टली गाइड करते हैं किसको, लेबर को। प्लेटफॉर्म एरिया में काम करने वाले लेबर को ये डायरेक्टली गाइड करते हैं। अब मैं आशा करूंगा कि प्लेटफॉर्म एरिया बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार रिपीट किया। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं जो मैनेजर्स, वो डायरेक्टली गाइड करते हैं लेबर को। तो उनके पास एक टेक्निक होना चाहिए। लो लेवल मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके पास एक सर्टेन टेक्निक्स होना चाहिए, द सर्टेन आइडियाज होने चाहिए, जिससे वो नीचे काम कर रहे लेबर्स क्लास के लोगों को अच्छे तरीके से चीजों को समझा पाए। उसको समझाने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मेट आया। 2 फॉर्मेट को पहले समझेंगे एक फिगर के डायग्राम के हेल्प से, तब डिटेल में और लेके चलेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ फैक्ट्री मैनेजर्स, तो फैक्ट्री मैनेजर्स मतलब यहां पर वही हो गया फॉरमैन, जिसका मैंने आपको वर्ड बताया फॉरमैन। फॉरमैन वही है, लो लेवल मैनेजमेंट वाला आदमी है, लो लेवल मैनेजमेंट वाला आदमी है जिसके नीचे काम कर रहा है लेबर, और इनको गाइड करना है, फॉरमैन साहब को गाइड करना है। और ये टेक्निक का नाम क्या है, फिर से मैं बता दूं, इस टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल मतलब काम करना, फॉर्मेनशिप मतलब यहां पर फॉरमैन के द्वारा काम करवाया जा रहा है, फॉरमैन के द्वारा लेबर्स को गाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहला टेक्निक का नाम जल्दी से बताओ, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ध्यान में रहेगा, सबसे पहले टेक्निक का नाम क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप को 2 पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया। चूज द अनदर पेन। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट में डाला गया प्लानिंग, दूसरे पार्ट में बांटा गया प्रोडक्शन। तो पहला पार्ट में बांटा गया प्लानिंग को, दूसरे पार्ट में बांटा गया प्रोडक्शंस को। कारण सर, हर चीज का एक कारण होता है। कारण यह है सर कि जब हम प्लान करेंगे तब प्रोडक्शंस करेंगे। मतलब पहले हम लोग एक प्लान करेंगे, एक प्लान ड्रॉ करेंगे कि हमें प्रोडक्शंस किस बेसिस पर करना है, किस हिसाब से प्रोडक्शंस करना है। तो पहले प्लान रेडी होगा, देन प्रोडक्शन रेडी होगा। इसी के लिए पहला नंबर पर आएगा प्लान, दूसरे नंबर पर आएगा प्रोडक्शन। इसी के लिए सबसे पहला नंबर पर क्या आ गया, प्लानिंग इंचार्ज, और दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, प्रोडक्शंस इंचार्ज। अब प्लानिंग में क्या है, सबसे पहला बात है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर मतलब लो लेवल मैनेजर्स जो हैं, लो लेवल मैनेजर्स हैं, वो एक सर्टेन गाइडलाइन इशू करेंगे, एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे। किसको, लेबर को, सबऑर्डिनेट को।
जो लो लेवल मैनेजर्स के नीचे काम कर रहा है, लो लेवल मैनेजर्स के नीचे काम कर रहा है प्लेटफॉर्म एरिया में रहने वाला लेबर, तो वो लेबर को गाइडलाइन इशू करेंगे, इंस्ट्रक्शन कि आपको काम कैसे करना है, क्योंकि हर काम का एक इंस्ट्रक्शन होता है और हर चीज को मैनेजर्स को फॉलो करके चलना है। याद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस एंड यूनिटी ऑफ कमांड, याद थोड़ा सा है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, एक मैनेजर है जो इंस्ट्रक्शन देगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सारे सबऑर्डिनेट मिल करके जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करेंगे, वो होगा आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कि हेनरी फ्योल साहब का ये दो सिद्धांत रहा है। तो उसी तरह से क्या है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप में फॉरमैन क्या करेगा, फॉरमैन मतलब लो लेवल मैनेजर्स, वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन इशू करेगा लेबर्स को कि कैसे काम करना है। सेकेंड में फिर उसके बाद रूट प्लान तैयार करके देगा कि हमें काम कैसे करना है, जिसको लिखा हुआ रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मतलब रूट प्लान, रूट क्लर्क मतलब रूट प्लान कि हमें काम कैसे करना है। जैसे मान लो मुझे यहां से जाना है, मैं पटना में बैठ के लेक्चर्स ले रहा हूं और कल मुझे जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए मुझे कौन से रूट को जाना होगा, बहुत सारा रूट है, बहुत सारा वे है। बाय रोड, बाय रोड में भी बहुत सारा है। क्या आप बस से जाना चाहेंगे सर, क्या आप कार से जाना चाहेंगे सर, क्या आप बाइक से जाना चाहेंगे सर, क्या आप साइकिल से जाना चाहेंगे। बाय एयर, एयर में आप एक ही माध्यम है, बाय प्लेन, वाटरवेज तो है नहीं, तो दो माध्यम है, दो माध्यम में अलग अलग कंडीशंस है। तो किस माध्यम से जाना चाहते हैं, क्या आपका रूट रहना चाहिए। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो पटना से दिल्ली जाने के लिए आप कौन सा एनएच टच कीजिएगा, किस रास्ता से जाइएगा तो आपको समय बचेगा, किस रास्ते से जाइएगा तो रोड अच्छा मिलेगा जिससे आपका कंफर्टेबल जर्नी रहेगा। तो ये रूट बनाते हैं हम लोग, रूट प्लान करते हैं कहीं जाने से पहले। वही कह रहा है रूट कलर। रूट कलर कहने का मतलब वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लान, ठीक है, कि कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले भैया हमें इंस्ट्रक्शंस तैयार कर लेना है जो कि हमारे मैनेजर साहब बताएंगे। फिर हमें रूट तैयार करना है कि किस डायरेक्शन में काम करना है, ये भी मैनेजर साहब बताएंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मतलब कितने टाइम में होगा। देखो भाई, टाइम एंड कॉस्ट तो ऐसा चीज है जो जिंदगी में तुम नहीं भूल सकोगे। याद करो, जल्दी से याद करो, आपको मैंने ये चीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हाँ या ना बोलना। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पढ़ाया कि नहीं। इफेक्टिवनेस, 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 इफेक्टिवनेस क्या है मेरे बालक। इफेक्टिवनेस मतलब हमने कहा कि कोई भी काम अगर टाइम में पूरा करते हो, देखो ये इफेक्टिवनेस में टी आता है, टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम। कोई भी काम अगर आप सही टाइम पर करते हो तो उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखो ये कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। एफिशिएंसी में मतलब हमने कहा था मिनिमम कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट में अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब आपको टाइम का भी ध्यान रखना है और कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, मतलब सही समय पर काम भी खत्म करना है और जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए, ज्यादा मैक्सिमम कॉस्ट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अगर मिनिमम कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल होगा, बिकने में आसान होगा और उसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं पैदा होगा। तो ये सब क्या है, प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग का पार्ट मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा, आपको रूट प्लान तैयार करना होगा, आपको टाइम एंड कॉस्ट पहले से लेबर को बता देना है कि कितने समय में प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो प्रोडक्शन करने से पहले ही प्लानिंग होगा ना मेरे भाई, कि प्रोडक्शन के बाद ये प्लान करोगे। तो प्रोडक्शन से पहले आपको क्या क्या ध्यान दिमाग में रखना है, प्लानिंग के थ्रू। प्रोडक्शन से पहले आपको प्लानिंग के थ्रू क्या क्या दिमाग में रखना है, हमें इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए, हमें रूट प्लान क्लियर होना चाहिए, हमें टाइम क्लियर होना चाहिए कि कितने समय में प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, हमें पर प्रोडक्ट का कॉस्ट क्लियर होना चाहिए कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट वैल्यू आएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनियर मतलब जो मैनेजर्स कह रहे, जिस वे से कह रहे, जिस तरह से काम को करने कह रहे, उस तरह से हमें काम करना है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन क्या है, तुम जो बोलोगे हम वो काम करेंगे, बस मैं जैसे समझा रहा हूं, मैं जैसे आपको पढ़ने के लिए कर रहा हूं आप वैसे पढ़ोगे, ये डिसिप्लिन है। तो ये 4 प्लान रेडी करेंगे तब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्लान क्या है, वी आर गोइंग टू मेक इंस्ट्रक्शन। दूसरा प्लान क्या है, रूट प्लान बनाएंगे। तीसरा क्या है, टाइम एंड कॉस्ट का ध्यान देंगे। चौथा डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन में काम करेंगे। प्लानिंग रेडी है, यस सर प्लानिंग रेडी है, चलो प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो प्रोडक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस मतलब कितने, स्पीड बॉस मतलब साफ कह रहा है, स्पीड मतलब कितने स्पीड से प्रोडक्शन होगा। मतलब स्पीड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड्स का जो सफर तय होगा, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड्स का जो सफर तय होगा वो कितने देर में तय हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आपका रॉ मटेरियल से लेकर के
फिनिश गुड्स का जो सफर तय होगा वो कितना टाइम लेगा और कितने स्पीड में होना चाहिए। ये प्रोडक्शन का काम है भैया, ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ये प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में ही ना होगा भाई कि रॉ मटेरियल डाले कितना जाए, कितना मतलब इनपुट डाले आउटपुट कितना देर में निकल रहा है, ये तो प्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद क्या है, गैंग बॉस। ठीक है, गैंग बॉस का मतलब क्या है, यहां पर गैंग बना करके काम नहीं करना है। यहां होता ना कि गैंग बॉस, गैंग बॉस का मतलब यहां पर है यू हैव टू रेडी अ मशीन, यू हैव टू रेडी अ मशीन फॉर प्रोडक्शंस। गैंग बॉस का मतलब यहां गैंग बनाना नहीं है, गैंग का मतलब है रेडी मशीन फॉर प्रोडक्शंस, रेडी मशीन फॉर प्रोडक्शंस। ऐसे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर समझो रेडी मशीन फॉर प्रोडक्शंस। गैंग बॉस का मतलब क्या है, चलो यहां पर देखो यार, स्लाइड भी थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो चाहता है कि बच्चों को कुछ बताया जाए। देखो तो यहां पर गैंग बॉस में क्या है, he arrange all the machine tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay। मतलब मशीन रेडी रखो, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में अगर 1 मिनट का भी डिले होगा प्रोडक्शन में तो करोड़ों का घाटा लग जाता है मेरे भाई। इसे के लिए गैंग बॉस इसको कहते हैं, रेडी मशीन, मशीन को दम तैयार रखो, 1 मिनट भी डिले नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपन को लग जाएगा करोड़ों का घाटा। तो ये हो गया गैंग बॉस। गैंग बॉस हो गया। तीसरे में क्या, रिपेयर बॉस, मतलब मशीन हमेशा टंच रहना चाहिए, मतलब मेंटेन रहना चाहिए, फिटनेस रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, रिपेयर हमेशा होना चाहिए, मेंटेनेंस होना, क्योंकि मशीन 24 घंटा चल रहा होता है। बड़े बड़े कंपनियों में मशीन 24 घंटा चल रहा होता है, तो उस मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो उसके मेंटेनेंस होना चाहिए, मतलब रिपेयर होना चाहिए। फोर्थ, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब क्या है कि यहां पर दरोगा साहब नहीं है, इंस्पेक्टर का मतलब है यहां पर इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शंस का मतलब जो भी प्रोडक्ट बन करके निकलेगा, मतलब रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश गुड बनेगा उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन मतलब उसकी क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए, वो कैसे बना है, कैसा है प्रोडक्ट, पिछले प्रोडक्ट से बढ़िया है कि नहीं है, क्या क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, तो वो इंस्पेक्शंस में चेक होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी प्रोडक्शंस का पार्ट है। तो कोई भी काम शुरू होने से पहले सबसे पहले प्लानिंग होगा, देन प्रोडक्शंस होगा। ये आपका कहता है फर्स्ट टेक्निक फ्रेंडली विंस्लो टेलर साहब का, जो फंक्शनल फॉरमैनशिप में इंडिकेटेड है। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप यही है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्शंस पर ध्यान देते हैं। प्लानिंग में भी 4 पॉइंट है, प्रोडक्शन में भी 4 पॉइंट है। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो प्रोडक्शंस से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग। तो सबसे पहला हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप है, सबसे पहला टेक्निक, जिसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, इसमें ऊपर नीचे हो गया, टेंशन नहीं लीजिएगा। रूट कलर का मतलब क्या है, रूट प्लान बनाना। शॉर्ट में बता देता हूं, आप पढ़ो और यही बात होगा। रूट प्लान बनाना, जैसे मैंने क्या बोला था, मुझे मतलब पटना से दिल्ली जाना है, पटना से मुझे दिल्ली जाना, तो कैसे जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, अगर बाय रोड भी जाएंगे तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होगा। सेकंड पॉइंट है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना होगा लेबर को कि वो काम कैसे करे। जैसे यहाँ पे लिखा है, ही इशू इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर फॉलोड बाय देम। ये कौन इशू करेगा भाई, सब मैनेजर्स करेगा। मैनेजर्स में कौन करेगा, लो लेवल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर, LLM, लो लेवल मैनेजर, जिसको हम कहते हैं फॉरमैन, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरमैन। और फॉरमैन कहां पर आते हैं, लो लेवल मैनेजर्स में आते हैं, जो को सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। लो लेवल मैनेजर को हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, आपको पता है क्योंकि मैंने अलग अलग नाम बताया, लो लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, तो रूट प्लान तैयार है, इंस्ट्रक्शंस तैयार है, इंस्ट्रक्शन मैनेजर दे दिए, रूट भी प्लान मैनेजर तैयार करेगा, लेबर नहीं करेगा, लेबर का काम है काम करना, मजदूरी करना। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट भी मैनेजर ही बताएगा कि कितना टाइम तुमको लेना है, हाउ मेनी टाइम यू हैव टू टेक, और कितना आपको कॉस्ट रखना है। कॉस्ट शीट मतलब, कॉस्ट शीट बताता है किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट हुआ। कॉस्ट शीट में आपको निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। कॉस्ट शीट में क्या निकलता है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शंस के दौरान में कॉस्ट वैल्यू कितना आया। क्योंकि मान लो एक पेन है जिसका प्रोडक्शंस के दौरान में 10 रुपीज कॉस्ट आया, उसमें से हम 2 रुपया प्रॉफिट जोड़ेंगे और 12 रुपया में बेचेंगे, तो हमें 2 रुपया प्रॉफिट पता चलेगा, 12 रुपया सेल पता चलेगा, और 10 रुपया क्या है, कॉस्ट वैल्यू। तो 10 रुपया कॉस्ट वैल्यू हो गया, 2 रुपया प्रॉफिट जोड़े, सेल किया 12 में, तो ये 10 रुपया क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के दौरान जो हमारा कॉस्ट वैल्यू आया। तो टाइम कितना समय लगेगा और क्या कॉस्ट लगेगा, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिनियर में मैंने आपको बताया था कि डिसिप्लिन मैनेज करना है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योर दैट ईच जॉब इज बीइंग परफॉर्म इन डिसिप्लिन मैनर, मतलब हर लोग एक डिसिप्लिन वे में काम कर रहा हो, ये इंश्योर करना। और ही किसके लिए आया मेरे भाई? फॉरमैन के लिए। कहीं भी ही आया, ऊपर भी ही आया, किसके लिए आया है? फॉरमैन के लिए। और फॉरमैन कौन है? वही लो लेवल मैनेजर्स। ठीक है, तो प्लानिंग का काम खत्म हुआ, 4 पॉइंट खत्म हुआ। अब सेकंड काम स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन का। तो प्लानिंग खत्म, प्रोडक्शन स्टार्ट। तो प्लानिंग खत्म, प्रोडक्शन स्टार्ट। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें रखना है रेडी मशीन। गैंग बॉस मतलब रेडी मशीन फॉर प्रोडक्शंस, रेडी मशीन फॉर रेडी मशीन फॉर प्रोडक्शंस, रेडी मशीन फॉर प्रोडक्शंस। याद रखना, गैंग बॉस मतलब रेडी मशीन फॉर प्रोडक्शंस। स्पीड बॉस मतलब आप रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड बनाने तक में कितना स्पीड ले रहे हैं, कितना स्पीड से काम कर रहे हैं, आपको कितना समय लग रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड पहुंचने में। तो यही लिखा हुआ है कि दिस फॉरमैन एश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो स्पीड बॉस में आ जाएगा। रिपेयर बॉस मतलब हमेशा मशीन को मेंटेनेंस रखो, रिपेयर रखो, फिट रखो, खराब नहीं होना चाहिए। इन्हीं के प्रोडक्शन चल रहा है, मशीन बंद ठप, तो भैया करोड़ों का लॉस हो जाएगा, कहां से मेंटेन होगा। और चौथा पॉइंट में मैंने बताया था इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब यहां दरोगा जी नहीं है, इंस्पेक्टर मतलब है यहां पर वी आर गोइंग टू चेक द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे क्वालिटी कंट्रोल। जो प्रोडक्ट मेरा आउटपुट आएगा, जो प्रोडक्ट मेरा बाहर निकल के आएगा, जो मेरा प्रोडक्ट फिनिश गुड होगा, उसके क्वालिटी को हमें चेक करना है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये पहला टेक्निक हो गया फंक्शनल फॉरमैनशिप। पहला टेक्निक क्या हो गया? फंक्शनल फॉरमैनशिप। आज थोड़ा सा ये बड़ा है, इससे के लिए इसको 1-2 बार और रिपीट करके सुनिएगा। तो पहला टेक्निक क्या हो गया? फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो टेलर साहब का पहला टेक्निक क्या हुआ? फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें सबसे पहले हम लोग किए प्लानिंग और दूसरे में हम लोग किए प्रोडक्शंस। ठीक है, दूसरा टेक्निक जो है वो बहुत बेहतरीन टेक्निक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर साहब ने कहा किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी को स्टैंडर्ड रखो और सिंपल रखो। वो प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट में जाके हल्ला नहीं करना पड़ेगा, ले लो ले लो ले लो मेरा प्रोडक्ट ले लो, मैं बेच रहा हूं मेरा प्रोडक्ट लो। ना बाबा ना, 2 चीज याद रखो। कोई भी कंपनी, टेलर साहब ने कहा कोई भी कंपनी अगर वो चाहती कि मेरा प्रोडक्ट आज मार्केट में है और रातों रात बिक जाए, तो उसको फॉलो करना होगा स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा और सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मेरे जो दिमाग में वो आईफोन में भैया कोई कॉम्प्लेक्शंस नहीं है। सबको पता है कि आईफोन है तो स्टैंडर्ड है और आईफोन है तो सिंप्लिसिटी है। अब देखो यार, मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूं, मान लो बहुत सारी कंपनी जैसे वीवो है, बहुत सारी कंपनी है, ओप्पो है, ये सब में इतना वेरिएशन आ गया है कि लोग कहीं कैमरा अच्छा देख रहा है तो रैम नहीं है, रैम अच्छा है तो कैमरा नहीं है, रैम कैमरा अच्छा है तो प्रोसेसर नहीं है। किसी का दाम 14,000 है तो उसमें कैमरा बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रोसेसर नहीं मिल रहा है। किसी का दाम 13,000 है जिसमें कैमरा अच्छा मिल रहा है, प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, लेकिन रैम नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले, अब पैसा लिमिटेड है क्या लेने। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है भाई, वो क्लियर कट प्रोसेस है कि आईफोन बोलता है भैया मेरे में तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, इसमें तो कोई पंगा नहीं। दूसरा बात कि हम सिंपल है। सिंपल क्या है कि आईफोन 11 आया तो आईफोन 11 हो चाहे 10 हो चाहे 9 हो चाहे 6 हो 7 हो, ये सब आईफोन में क्वालिटी क्या है कि इसका जो अपडेशन है सब में बराबर होता है। जो 7 में अपडेट होगा वही 11 में अपडेट होगा, वही 12 में अपडेट होगा, वही 13 में अपडेट होगा, वही 14 में अपडेट होगा। प्रोसेसर एक साथ अपडेट होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जाहिर सी बात है जब आईफोन 11 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ, तो कुछ तो चेंज करेगा भाई, कुछ तो चेंज करेगा, कुछ डिजाइनिंग चेंज करेगा, लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं रखेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि अब भैया 11 ले कि 12 ले। और प्राइस भी एकदम क्लियर कट है भाई, 11 लोगे तो तुमको यार 45 में देंगे, 12 दोगे 55 में देंगे, 13 दोगे मान लो 80 में देंगे। एक प्राइस में बता रहा हूं, मुझे उतना डिटेल नहीं क्लियर है। तो मैं 11 लोगे तो 45, 12 लोगे तो 55, 13 लोगे तो 80, 14 लोगे तो 1 लाख के करीब है। तो प्राइस वेरिएशन भी एकदम सिंपल कट थ्रोट है कि हमें पता है कि भैया जैसे जैसे सीरीज ऊपर जाएगा हमें प्राइस भी हाइक होगा, कुछ फैसिलिटीज बढ़ेगा। लेकिन ये वीवो, ओप्पो और ये सब जो फोन में जो है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शंस है, क्लियरिटी नहीं है। इससे के लिए टेलर साहब ने कहा मेरे भाई एक काम करो, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है तो सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। दूसरी बात सिंपल रखो यार, कम
कस्टमर मार्केट में आए, कस्टमर तुम्हारे दुकान में आए कोई चीज खरीदने, तो वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत बार कस्टमर क्या होता है, अब देखता है कंफ्यूजन हो जाता है, सोचता है, विचारता है, दोस्त से पूछता है, मम्मी से पूछता है, पापा से पूछता है, सब लोगों से पूछता है, पूछने के बाद एक थॉट पर पहुंचता है, फिर नहीं भी पहुंचता है, फिर कहीं और चला जाता है। ऐसे के लिए दिमाग में होना चाहिए कि भैया प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होना चाहिए, अब प्रोडक्ट सिंपल होना चाहिए, कस्टमर आए, समझे, बुझे और उसको खरीद ले। तो मेरे एग्जांपल जो मैंने दिया, हो सकता है बहुत नाराज भी होंगे मेरे एग्जांपल से आईफोन का, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा मैं बताया। तो स्टैंडर्डाइजेशन का रेफर का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरेज बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब नहीं कि सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए ओनली, बट इट रेफर टू सेटिंग ऑफ, उसका साइज अच्छा होना चाहिए, एक टाइप होना चाहिए, एक वेट अच्छा होना चाहिए, एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब सारा चीज मैटर करता है। तो ये था कहानी स्टैंडर्डाइजेशन का, कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का ये भी मतलब होना कि अच्छा साइज, एक परफेक्ट साइज होना चाहिए, एक टाइप होना चाहिए, एक अच्छा वेट होना चाहिए, मतलब ज्यादा भारी भी नहीं, ज्यादा हल्का भी नहीं, एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। ये तो स्टैंडर्डाइजेशन को डिफाइन किया। सिंप्लीफिकेशन मतलब आप क्या है? सिंप्लीफिकेशन मतलब ये है कि सिंप्लीफिकेशन एम एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। यही मैं बोल रहा था, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन मत करो। मतलब 10,000 का फोन है, उसमें सब फीचर ठूस ठूस के भर दिया, काम कोई नहीं कर रहा है, तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक 10,000 का फोन आजकल यही हो रहा है, 10,000 का फोन है, सब फीचर ठूस दिया है, रैम कम कर दिया है। अब कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो हैंग करने लग रहा है, गर्म हो जा रहा है, क्या है? क्योंकि सब एप्स भर दिया, सारा चीज का फैसिलिटी भर दिया, स्पेस है ही नहीं है। तो इस चीजों को ध्यान रखना है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आप एलिमिनेट करें अननेसेसरी डाइवर्सिटी को, जो फालतू का कोई चीज भरा हो, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अननेसेसरी एलिमेंट को ठूसिए मत, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज उसमें डालिए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो वही दिमाग में आता है भैया, आईफोन स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड है कि एक बढ़िया साइज है, एक टाइप है, वेट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, और सिंप्लीफिकेशन भी है क्योंकि अननेसेसरी डाइवर्सिटी उसमें नहीं किया हुआ है, सिंपल ऐप है, सिंपल एप्लीकेशंस उसमें काम करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशंस का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का है कि एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस होना चाहिए। एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसका पार्ट्स भी मिले, ऐसा नहीं कि ऐसा चीज़ लेकर के आ जाओ जो आपको मिले नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं हो। एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो, एक अच्छा टाइप हो, साइज हो, कलर हो, और क्वालिटी स्टैंडर्ड हो। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का यही थोड़ा बहुत बिंदु है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसका पार्ट मिल जाए, हर लाइन ऑफ प्रोडक्ट लाइन इसको कहते हैं। लाइन ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट लाइन, मतलब हर तरह का साइज हो, टाइप हो, हर तरह का सब चीज़ हो, और एक क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, मतलब सारा चीज़ हो। तो ये सब चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन को रेफर करता है। तो सेकेंड टेक्निक क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब प्रोडक्ट जो हो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो और सिंपल हो, मार्केट में बिकेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। तो दो टेक्निक हमने कवर किया। पहला टेक्निक हमने कवर किया फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो आज हमने पार्ट 6 वीडियो में 2 टेक्निक कवर किया। ऐसे तो 8 टेक्निक है, लेकिन हमने 2 टेक्निक कवर किया। पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप और दूसरा टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब बाकी के रेस्ट 6 टेक्निक है वो हम पार्ट 7 वीडियो में कवर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट कि आप हमारे लेक्चर्स को एंजॉय करते हो, सपोर्ट करते हो। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, मस्ती से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, टेंशन क्या लेना यार, हम हैं आपके साथ, पूरा सिलेबस और पूरे एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, मजे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत कमेंट करो। कमेंट करने के लिए आपको पता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सअप भी आपको दिए हुए हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। पूछो यार, कोई जिंदगी में दिक्कत है तो अपन है ना, हाँ, इसके बदले कुछ यार हमें सपोर्ट भी करो। हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो कि लोगों तक पहुंच पाए, शेयर करो, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगाओ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, मानता हूं कि सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए बाय बाय, टाटा, बढ़िया से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो याद करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे अकेडमी, और सब्सक्राइब जरूर करें।